नमस्कार, मैं हूं डिम्पल्स आनंद और दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, साहित्य चर्चा की इस आज की कड़ी पे मैं आगाज़ आईपीएस माधव की पंक्तियों से करना चाहूँगी कि मैं दिन हूँ मैं रात हूँ, मैं शाम की बाती हूँ मैं खाकी हूँ, कि मैं दिन हूँ मैं रात हूँ, मैं शाम की बाती हूँ मैं खाकी हूँ, तम में प्रकाश हूँ कठिन वक्त की आस हूँ, तम में प्रकाश हूँ कठिन वक्त की आस हूँ, जब बुलाओ मैं दौड़ी आती हूँ मैं खाकी हूँ। और आज स्टूडियो में हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो ना सिर्फ एक साहित्यकार बल्कि साहित्यकार इन खाकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार की जो बड़ी ही खूबसूरती से सामाजिक विषयों को अपनी कहानियों में पिरोते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, फॉर्मर डीआईजी, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर एसके शुक्ला जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पे। बहुत आभार और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, सन 1973 में आप एनसीसी के कैडेट रहे। 10 साल बाद 1983 में आप बतौर आईपीएस ऑफिसर चुने गए, जिससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि वर्दी से तो आपको बचपन से ही प्रेम था। हम ये जानना चाहेंगे, क्या साहित्य से प्रेम भी आपको बचपन से ही था? आपके सवाल में दो चीज़ें छिपी हुई हैं। उसमें एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि वर्ष 83 में मैंने प्रांतीय पुलिस सेवा में अपना योगदान दिया था और भारतीय पुलिस सेवा में योगदान मेरा वर्ष 2000 से है। ओके। तो मैं ग्रास रूट लेवल से पुलिसिंग के क्षेत्र में उठा हूँ और मैंने हर बारीकी को बहुत नज़दीक से देखा है। हाँ, एनसीसी की बात आपने स्मरण कराया, मुझको रोमांच हो आया, क्योंकि स्कूल के दिनों से ही वर्दी के प्रति मेरा बहुत लगाव था और हमेशा कोशिश होती थी कि अपने ट्रुप में मेरा यूनिफॉर्म, मेरा टर्नआउट सबसे बढ़िया रहे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खाकी से आवृत होऊंगा। खाकी को धारण किया, वो मेरी सेकंड स्किन की तरह से पहले सेवा के दौरान शरीर पे रही, अब आत्मा पे है। वंस ए पुलिसमैन इज़ ऑलवेज ए पुलिसमैन। पुलिसिंग एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, और जब व्यक्ति उसमें रम जाता है तो फिर उससे वो अलग होने की कल्पना नहीं कर सकता। साहित्य, दूसरा बिंदु आपने उठाया। साहित्य संवेदनशीलता का दूसरा नाम है, जिंदगी का दूसरा नाम है, और मनुष्य ही है जिसके पास जो उसका चेतना तंत्र है, उसकी संवेदना है, वो उत्कृष्ट स्तर की है सभी जीवधारियों में, समस्त योनियों में। तो हमको जब चैतन्यता का ये उच्चतम स्तर प्राप्त है, तो जितना हम संसार को इन सब के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो जीवन में एक वक्त आने पे उसको लौटाना भी चाहिए, बांटना भी चाहिए, और सुंदर स्वरूप में बांटना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि संसार को हमने जितना ग्रहण किया वो उसका सुंदर स्वरूप ही रहा हो। बहुत बार अनेक कड़वाहट, अनेक दिक्कतें, कथित दुख, हालांकि एक उम्र के बाद दुख और सुख में कोई विशेष फर्क नहीं होता है, हम उन सब को ग्रहण करते हैं। लेकिन वापसी के वक्त हमको ये सोचना होता है कि जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसी को लौटाएं, विष को अपने पास रोक लें। मैं समझता हूँ एक पुलिसमैन के जीवन में भी यही लक्ष्य होता है। वो दिन भर पीड़ा से घिरा रहता है। आप एक अस्पताल में जाके देखिए, एक चिकित्सक के आसपास सिर्फ पीड़ा होती है, दर्द से कराहते लोग होते हैं, रोते हुए लोग होते हैं। ऐसे ही एक पुलिसमैन का जीवन होता है। वो जहाँ भी जाता है उसे दो ही तरह के लोग मिलते हैं। हल्के मूड में कहूँ तो या तो पिटा हुआ या लूटा हुआ, दोनों जगह ही पीड़ा है। जी बिल्कुल। और दिन भर जब वो अपनी पीड़ा को समेट रहा है और खुद ही पीड़ा के समुद्र में अगर खो जाएगा
तो वो किसी को सुकून नहीं दे सकता, उससे प्यार भरी दो बात नहीं कर सकता, ढाढ़स नहीं दे सकता, उसको ज़िंदगी की रोशनी नहीं दिखा सकता। इस जॉब में ज़्यादातर कामयाब वो लोग रहते हैं जो अपने दुखों को अपने अंदर समाये रहते हैं और चेहरे पर उनकी मुस्कान होती है। उन सारी चीज़ों की अनुभूति उनको होती है, उस पीड़ा की, कि एक माँ जिसका बेटा चला गया है उसके दुख को भी अनुभव करता है, लेकिन वो अपने चेहरे से जाहिर नहीं करता। जिस तरह मरीज़ कितना भी सीरियस बीमार हो, डॉक्टर अपने चेहरे से कभी भी निराशा को नहीं झलकने देता, नहीं तो मरीज़ से पहले तो घर वालों का स्वर्गवास हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है जीवन की, एक आशा होती है, उसको हमेशा जीवित रखना होता है। यानी कि साहित्य के प्रति आपका रुझान इस सेवा के दौरान, पुलिस सेवा के दौरान ही हुआ? देखिए, साहित्य को जैसे मैंने बोला कि ये अनुभूति पे आधारित है। शुरुआत में व्यक्ति पढ़ता है, उसको जो मिलता है। अब मेरा जन्म तो जब हुआ था उस समय पठन सामग्री बहुत सीमित हुआ करती थी। घर में नंदन, पराग, चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ने को मिल जाती थीं, या संडे को न्यूज़पेपर में हम लोग परिशिष्ट पढ़ लेते थे जिसमें बाल कथाएं वगैरह होती थीं, या स्कूल के कोर्स में एक नैतिक शिक्षा की किताब होती थी, उसमें गिनी चुनी कहानियाँ होती थीं, और एक लाइब्रेरी हर स्कूल में होती थी। तो जिनको पढ़ने का शौक़ था वो कभी लाइब्रेरी से लेके भी पढ़ते थे। तो मुझको ऐसा आवेग तो कभी नहीं हुआ कि मैं स्वयं जाके लाइब्रेरी से ले लूँ, लेकिन घर में मेरे बड़े भाई थे, उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, और उनके एक शिक्षक थे जो उनको छांट करके बहुत अच्छी अच्छी किताबें दिया करते थे, अच्छे उपन्यास। मुझसे उम्र में वो 5 साल बड़े हैं, तो वो जो भी पुस्तकें लाते थे घर में, मैं उनको आद्यांत पढ़ जाया करता था। कक्षा 6-7 में मैंने उन मनीषी और दिग्गज लेखकों को पढ़ लिया। वृंदावनलाल वर्मा जी को मैंने पढ़ा, गढ़ कुंडार पढ़ा उस समय, विराटा की पद्मिनी पढ़ा, झांसी की रानी पढ़ा। वास्तव में पूरी बातें तो उस समय नहीं समझ में आती थी, लेकिन अच्छी किताबों को पढ़ने का वो शौक़ लग गया। तो इस तरह से तो मेरे पास पढ़ने के लिए सामग्री आती गई। बचपन से ही ये दौर शुरू हो गया? हाँ, पाठन, और मेरे को अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था। घर में सबको पसंद नहीं था, लेकिन मुझको पसंद था। पढ़ने के लिए कुछ भी मिल जाए मैं पढ़ डालता था। सर, एक IPS ऑफिसर होना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और जितनी बड़ी उपलब्धि है उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी। तो मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इतनी कठिन परिस्थितियों में आपने किस तरह से अपने इस पढ़ने के शौक़ को, लिखने के शौक़ को जगाए रखा, बनाए रखा? वास्तव में सेवा के दौरान एक कॉप को अपने घर से ज़्यादा समय दूर रहना रहता है, और उसके दिमाग में अनेक उलझनें चलती रहती हैं। पढ़ने का शौक़ कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। मैं जब भी जाता था तो मेरी गाड़ी में पढ़ने का कुछ ना कुछ, कोई पुस्तक, कोई सामग्री ज़रूर रहती थी। यदि बाहर दौरे पे गए और वहाँ रेस्ट हाउस में रुके तो मैं सोने के पहले भी पढ़ता था। लेकिन वो जो चिंतन था उससे जुड़ा हुआ, मेरी संवेदनशीलता इतनी थी कि जब मैं पढ़ता था तो मुझको हर चीज़ आंखों के सामने चित्र की तरह से नज़र आती थी, और मैं पीड़ा को और आनंद को बराबर से अनुभव करता था। तब भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी लिखूंगा। हाई स्कूल की अवस्था रही होगी जब मैंने एक छोटी सी कविता लिखने का दुस्साहस किया था, जिसकी परिणति बहुत ख़राब हुई थी। जैसा कि होता है किशोरावस्था में, हर व्यक्ति 2-3 पंक्तियाँ लिख के अपने को कवि सोचता है कि मैंने शेर कह दिया या कविता लिख दी। फिर लिखने का साहस तो कभी भी नहीं हुआ। सेवा में ये चलता रहा, और वो कहानियाँ अंतस में इकट्ठी होती गई। अनेक घटनाएं थीं, और मैं इतने तरह के लोगों से मिला तो ये लगा कि जीवन में विविधता कितनी ज़्यादा है। हम अपना एक सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस बना लेते हैं कि हम इसमें कंफर्टेबल होंगे। जैसे कि हमको टाइम पे अगर नाश्ता मिल जाता है, दोपहर को खाना मिल जाता है, रात को खाना मिल जाता है, और सोने के लिए आरामदेह बिस्तर मिल जाता है, तो हमारी मूल आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो
कि जिसको 24 घंटे में एक ही बार खाना मिलता है, तब हमें वो भी एहसास जी होता रहा है और उसके पास भी जीवन में मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। तो वो विविधता क्रमशः उम्र बढ़ने के साथ में आपको समझ में आने लगती है कि जीवन अनेक प्रकार से चलता है। तब आप इसको बहुत नज़दीकी से, बारीकी से निरखना शुरू कर देते हैं। तब आप उसको इम्बाइव करते हैं, धीरे धीरे सोखने लगते हैं अपने आसपास के वातावरण को। बस सोचिए कि किसी भी लेखक का जन्म वहीं से होता है और जब ये गुबार, ये अनुभूतियाँ इतनी इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो बांटने को आतुर हो जाता है। फिर वो सोचता है वो तरीका क्या है लिखने का। तो सबसे पहले वो लिखने का प्रयास करता है, अपने दोस्तों को, परिवारीजन को दिखाता है मैंने ये लिखा है। कुछ लोग कहते क्या बेकार का लिखा हुआ है, क्योंकि कोई जन्मजात नहीं होता। दो चीज़ें, एक कथ्य और दूसरा उसका शिल्प। तो कथ्य तो होता है नए व्यक्ति के पास और बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। कालांतर में शिल्प बेहतर होता जाता है, कथ्य कमज़ोर होता जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। उस कथ्य को परोसना जिस दिन बंदा सीख जाता है तो वो फिर लिखना शुरू कर देता है। और थोड़ा साहस भी चाहिए। कई बार होता है हम अपने घर में भी अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं कक्षा में, उनके मन में तमाम सवाल होते हैं, वो टीचर से नहीं पूछ पाते। तो कहीं पर कहना इतना कठिन होता है और उसी बात को जिसको आप सही समझते हैं लिख करके कहना उससे भी ज़्यादा कठिन है, उससे ज़्यादा कठिन काम हो जाता है। तो हमको उसके लिए साहस चाहिए कि हम जैसा महसूस करते हैं पहली बार तो हम कह सकें। कई बार ऐसा होता है कि जो बात हम कह नहीं पाते हम उसे पन्नों पर उतार लेते हैं, तो हमारे लिए उसे लिख कर कहना मेरे नज़र में थोड़ा आसान हो जाता है। पन्ने पे उतार देना एक संकोच की बात है, लेकिन वो कथ्य क्या है, हमने वो कहा क्या है वो, क्योंकि उसके बाद जब आपने इसको उतार दिया और डिक्लेयर कर दिया, ब्रांडिंग हो गई कि ये आपके शब्द हैं, तो आप उसके लिए उत्तरदायी हैं। कोई भी आपसे उस पर सवाल कर सकता है। जैसे आपने एक पुस्तक लिखी, एक लेख लिखा, एक कहानी लिखी, तो कोई भी पूछ सकता है कि भाई आपने इस पात्र को तो बहुत ही नकारात्मक बना दिया, इसको बहुत सकारात्मक बना दिया, क्या आपने इसमें व्यक्तिगत अनुभव दे दिया या आप बीती लिख दी, यानी इस तरह के तमाम सवालों को पैदा। तो उसका जवाब देने का जब सामर्थ्य आ जाता है तो लेखक धीरे 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 करके पकता जाता है और उसके लेखन में, उसके क्रिएशन में परिपक्वता आती जाती है। सर, आपने बताया आप मात्र 10वीं कक्षा में थे जब आपने अपनी पहली रचना लिखी, पहली कविता लिखी, छोटा अंश लिखा। मैं जानना चाहूँगी कि आपने जो पहली रचना लिखी अपनी, उसका पहला पाठक कौन था जिसे ये सुअवसर प्राप्त हुआ? उसका जो पहला पाठक था वो मेरी पूज्य माता जी थी और पुरस्कार स्वरूप मेरी पर्याप्त पिटाई हुई थी उस वक्त। वो तजुर्बा मेरा ऐसा है, उन दिनों का मैं याद करूं तो ये शायद 71 की बात है। अनुप्रास अलंकार पढ़ाया गया था। अनुप्रास बहुत आकर्षित करता है, रघुपति राघव राजा राम, ये चलता आ रहा है। तो ये लगता है कि कविता सबसे सरल लिखी जा सकती है अनुप्रास में, बस एक ही उसमें शब्द का। तो ऐसे ही मैंने 2-3 पंक्तियाँ लिख दी थी। उसमें था वो अवस्था उस समय की किशोरावस्था ही होती है, तो जाहिर है कि वो श्रृंगार रस से ओतप्रोत लगी मेरे घर वालों को। मैंने सिर्फ लिखने का प्रयास किया था, वो था कि श्रृंगार करूं मैं तेरा कोमल कुसुमित सुमनों से, या सिंधु के अमर रत्न अथवा शशि कंकण से। बहुत खूब। इसकी पंक्तियों में 2 नाम ऐसे आ गए जो मेरे मोहल्ले की लड़कियों के थे। तो जब वो मेरी माताजी ने मेरी डायरी में उस चीज़ को देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम आजकल पढ़ते नहीं हो, ये सब क्या लिखा हुआ है। तो उस समय ये जो 70s का दौर था या लेट 60s थी, ये इश्क मुश्क की बातें या मोहब्बत जैसे शब्द जिन गानों में आ जाते थे उनको अश्लील की श्रेणी में रखा जाता था और घर वाले नहीं चाहते थे कि उनका लाड़ला इन सब गानों को गाए और मज़ा उन्हीं को गाने में आता था। बच्चे सीखते भी जल्दी हैं उन गानों को, बहुत जल्दी सीखते हैं क्योंकि वो जिज्ञासा चरम पे होती है उस समय। तो वो मैंने कविता लिखी, तो मैंने कहा नहीं ये तो मैंने कविता लिखी है। उनको ये एहसास हो गया कि ये मोहल्ले में किसी नारी पात्र के लिए
से ओतप्रोत है। हाँ, तो उसमें वो इत्तेफाक की बात है, उसमें था आशा निराशा की ज्योति में बदल गई। तो मेरा जो हश्र होना था, तो मुझको तुरंत मान लिएगा कि मेरा संगत अच्छी नहीं है, ये इस प्रकार का लेखन। तो किसी कवि के प्रथम लेखन पे प्रथम रचना की ऐसी दुर्गति शायद ही हुई होगी, मेरी हुई। मैंने फिर उस दिन से कविता नहीं लिखी। कहानियाँ लिखने का जो एक दौर था वो बाद में शुरू हुआ, जब सेवा का मेरा आखिरी समय चला था, 3-4 साल बचे थे, तब मैंने उसे लिखना शुरू किया। सर, आपकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई और लड़की जीत गई, और दूसरी पुस्तक इतनी सी बात। हम जानना चाहेंगे शीर्षक इतनी सी बात क्यों, इतनी सी बात क्यों नहीं, इसके पीछे की क्या वजह है? इतनी सी बात में बस इतनी सी वजह है, इतनी में जो सादगी है, सरलता है, और किसी तरह का दिखावा नहीं। हालांकि ये अपभ्रंश है इतनी का, लेकिन इतनी में इतनी सी बात तो है। तो उसको अपना एक स्वरूप देने के लिए, क्योंकि हर कहानी का जो उसमें आधार था, हर एपिसोड का, वो 2 मित्रों की कहानी है, और उसमें व्यंग्य लिखा जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें कितनी कमियां हैं कि कई बार न्याय पाने के लिए व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमे चलते हैं। तो वो 2 दोस्तों की कहानी थी जिसमें कि बहुत मामूली सी वजह पर उन पर विवाद हो जाता है, कोर्ट में वो केस चलता है, और दोनों व्यक्ति ग्रामीण परिवेश के रहते हैं, लेकिन पक्के मुकदमेबाज, बहुत शातिर, और दोनों को एक वक्त के बाद उस मुकदमे में मज़ा आने लगता है। वो मुकदमा उनका जीवन बन जाता है, उससे उनकी पहचान होती है। सब बताते हैं, अच्छा ये फलां उस मुकदमे वाले। कोर्ट के सब लोग पहचानते हैं, मुहर्रिर सब लोग पहचानते हैं, जज कितने आए कितने गए वो सबको बताते थे, और मुकदमा चलता रहा। मुकदमा चल रहा है, कहने लगे ये तो हमारे वालिद साहब ने डाला था मुकदमा, अब ये हम लड़ रहे हैं, बाद में हमारा बच्चा लड़ेगा। तो वो जो इतनी सी बात थी, अंत में उस मुकदमे को ख़त्म करने के लिए सारे लोग कोशिश करते हैं मुकदमा किस तरह से ड्रॉप हो। ये सबसे पुराना मुकदमा है इस अदालत का, और ये बड़े शर्म की बात है कि इसका निर्णय नहीं हो पाता है। जब वो ख़त्म होने के कगार पे आता था तो वो फिर उसको शुरू कर देते थे। ऐसे मुकदमेबाज की जिनका जीवन ही इस पे आधारित है मुकदमे पर, तो वो जो इतनी सी बात में मुकदमा शुरू हुआ था वो इतनी मामूली बात थी, वो अंत में उजागर होती कि वो बात क्या थी। उसे जानने के लिए तो आपको पूरा उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। सस्पेंस। पहली कहानी जो और लड़की जीत गई, इसमें जो नारी पात्र हैं विविध रूपों में रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हमारे सामने आते हैं। उसमें यही एक बचपन से पुरुष की मानसिकता कहें या मेरी जैसी परवरिश हुई कि मेरे घर में हम सब भाई लोग थे, मेरी कोई सगी सिस्टर नहीं थी। तो हम सब की जो परवरिश होती थी ना, कि अगर कभी कोई रो भी रहा है तो बोलते थे क्या लड़कियों की तरह रोता है। रात को जाना है कि अरे मेरे को डर लग रहा है, क्या लड़कियों की तरह डर रहा है। तो वो बचपन से एक चीज़ बता दी कि तुमको कहीं ना कहीं लड़कियों से तुम बेहतर हो, तुमको डरना नहीं है, तुमको रोना नहीं है। तो अनजाने में ही हमारी परवरिश में एक तत्व अंदर आ जाता कि हमको लड़की को हराना है या हमेशा 19 वाली स्थिति में रखना है। अब सवाल है कि प्रत्येक पुरुष व्यक्तित्व इतना प्रखर नहीं होता है कि वो विजेता बन जाए, जितना रफ एंड टफ उसे दिखाया जाता है, और प्रत्येक बार नारी पात्र भी इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि जितना कि उसको दिखाया जाता है, समझाया जाता है। बहुत सी जगह होती हैं जहाँ नारी 21 हो जाती है। उसको स्वीकार नहीं करने के लिए अनेक कुंठाएं जन्म लेती हैं पुरुष पात्र के मन में। उस सत्य को स्वीकारने की जो शक्ति है उसका शमन हमारे बचपन में ही पहले कर दिया जाता है। हम ये मान करके जीते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। क्यों है इसका जवाब ज़्यादातर के पास नहीं है। लेकिन वो एक अनजाने में उस समय की परवरिश थी। खाना बनाने की बात होती थी तो जिन घरों में
जिन दोस्तों के घर में उनकी बहनें थीं, तो वो सब की सब गृह कार्य में दक्ष थीं। मेरे घर में मेरी बहनें नहीं थीं, तो माँ ने मेरे को गृह कार्य में दक्ष बना दिया, जो कि रिटायरमेंट के बाद भी काम आ रही है वो कला। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो उन कहानियों में मैंने स्त्री पात्र की जो शक्ति है उसको दर्शाने का प्रयास किया है, बहुत रोचक कथानक के माध्यम से। और उनको पढ़ने वालों ने बोला भी कि वास्तव में ये गलतियां हमसे होती हैं और इनको हम ये बोलेंगे कि अनजाने में होती हैं। वो हमारे अंदर इस तरह से उस चीज़ को इनकलकेट कर दिया गया है कि हम मान के ही चलते हैं कि ऐसा तो है ही, ये तो परंपरा ही चलती आ रही है। वो हाँ, उस तरह की चीज़ें। और वो होता भी क्या कि बचपन में ही मिलती थी। अब बहुत फ़र्क आया है, अब बहुत फ़र्क आया है। तो जैसे पहले होता था ना कि विवाह के लिए लड़की देखते थे, तो उन्होंने कहा भाई सुशील होना चाहिए, गृह कार्य में दक्ष हो, सिलाई कढ़ाई आता हो, उसको कुछ गाना बजाना भी आता हो, ये गुण देखे जाते थे वो सर्वगुण संपन्न कन्या के लिए। मैं समझता हूँ जैसे पहले गुण देखे जाते थे, तो आज अगर लड़के को देखा जाए कि हाँ ठीक है, इसका पुलिस में रिकॉर्ड तो नहीं है, सबसे पहले देखिए, नौकरी करता है, पुलिस में रिकॉर्ड नहीं है, तो आप मान लीजिए इसका ये चरित्र ठीक है। और एक कंडीशन और जोड़ दीजिए, इसको गृह कार्य आता है कि नहीं, तभी विवाह करें जब उसको गृह कार्य आता हो। क्योंकि आज जब जिम्मेदारियां हम बराबर की बांट रहे हैं, तो ये क्यों नहीं। सर, देखा जाता है आमतौर पर साहित्यकार जब भी लिखना प्रारंभ करते हैं तो वे कविताओं से, मुक्तक से लिखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन सही मायने में जब आपने लिखना प्रारंभ किया, आपने कहानियों से शुरुआत की। मैं जानना चाहूँगी कहानियाँ ही क्यों? कहानियाँ अपने आप में एक घटना होती जो आपको पूरा झकझोर के चली जाती है। कहानी एक घटना विशेष पे सीमित होती है और उसका डोमेन उपन्यास से तो कम होता है, लेकिन वो मात्र एक विचार नहीं होता। उस घटना में कुछ ऐसा सबक छिपा हुआ रहता है जो आपको अंदर तक स्पर्श करता है, अंदर तक आह्लादित कर सकता है, अंदर तक द्रवित कर सकता है, हमारा मन भर आता है, या हम उस सच्चाई के सामने नत हो जाते हैं। तो जब कोई ऐसा दृश्य चित्र हमारे जीवन में जागृत रूप में गुजरता है, वो कल्पना नहीं होती है, तब उसको हम कथानक का रूप दे करके उसको प्रस्तुत कर देते हैं। और लड़की जीत गई की जितनी भी कहानियाँ हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। उसको मैंने भूमिका में स्पष्ट भी किया। बहुत सी कहानियों की जो प्रेरणा मिली है, जो मेरे सहयोगी अधिकारी थे उनसे मिली, कुछ मेरी धर्मपत्नी ने जो वाक़यात बताए उनको मैंने प्रस्तुतिकरण उसका किया। लेकिन हाँ, इसकी बारीकी को अनुभव किया कि इसमें कहने लायक बात है कि नहीं। अगर कहने लायक इतनी सी भी बात हुई तो मैंने कह दी। सर, आप सामाजिक विषयों पर बहुत ज़्यादा लिखते हैं, क्या सामाजिक विषयों के अलावा और भी कई विषयों पर आप लिखते हैं? देखिए, जहाँ तक लिखने की बात सामाजिक विषयों पर है तो हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हम भौतिक सत्ता से जुड़े हुए हैं, हम भौतिक सत्ता से अलग नहीं सोच सकते। अभौतिक सत्ता का चिंतन तो हो सकता है, और अभौतिक सत्ता के बारे में आप ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन भौतिक सत्ता के बारे में सत्य को लिखना उपयोगी बन जाता है समाज के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दीपक गर्म होता है उसमें हम उंगली जला करके ही जाने। अगर हम लिख देंगे बहुत ताकतवर तरीके से कि यार देखो ये लौ जो है गर्म होती है, हाथ मत लगाना, तो हो सकता है एक बच्चा भी अगर बच गया उंगली जलाने से तो आपका लिखना सार्थक हो जाएगा। सामाजिक विषयों से जुड़ी हुई कहानियाँ इसी प्रकार का सबक देती हैं। कुछ भाग्यवान होते हैं जो ये मान लेते हैं कि इस लेखक ने, इस राइटर ने, इस कहानीकार ने अगर ये बात कही है तो उससे मिलती जुलती भी उसके जीवन में कोई घटना होती है, वो उससे सबक भी ले लेता है और लेखक का मन तो हल्का हो ही जाता है लिखकर। तो यानी कि श्रृंगार रस की कविता जो है वो सिर्फ आपने एक ही बार लिखी है? हाँ, वो एक ही बार लिखी थी, क्योंकि वो उस समय उसी को बहुत अच्छा माना जाता था जिसको 10-5 कविताएं याद हों, कुछ शेर याद हों। क्योंकि वो रेसेस में जब बच्चे अपना टिफ़िन लेकर के बैठते थे तो वो इसी तरह की बातचीत होती थी। हाँ,
शेर व शायरी वाले, किसी को फिल्मी गाना याद है। तो उस समय एक उम्र ऐसी होती कि लगता है कि हमें भी कुछ विशेषता होनी चाहिए, कि हम सिर्फ ये किताबी कीड़े टाइप ना रह जाएं। भाई अगर मैं बहुत अच्छा एथलीट नहीं हूँ, बहुत अच्छा टेनिस नहीं खेल सकता हूँ, फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ, तो कोई चीज़ तो हो मुझ में। बस वैसा ही कुछ था, लेकिन उसकी परिणति बहुत हो गई बाद में ऐसी। तो मेरी जब वो पुस्तक भी प्रकाशित हुई तो मैंने अपनी मदर को उस चीज़ का स्मरण कराया। तो कहने लगे हमने वो नामों की वजह से नहीं तुमको पीटा था, तुम्हारे बोर्ड के इम्तिहान पास आ रहे थे और तुम कविताबाजी कर रहे थे इसलिए। सर आपके 2 कहानी संग्रह आ चुके हैं, 2 उपन्यास भी आ चुके हैं। अभी आजकल आप किस पर कार्य कर रहे हैं? देखिए इस समय जो लेखन के दौर में है, एक तो बाल गुरु का मैं पार्ट 2 लिख रहा हूँ। बाल गुरु एक बहुत वृहद उपन्यास है जिसमें कि मैंने अपना बचपन संजोया है और सारी सच्ची बातें लिख दी। वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं अपनी पिटाई भी बता सकता हूँ हाई स्कूल की, तो प्राइमरी स्कूल में मेरी संगत कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से हो गई थी। उसका कारण ये था कि मैं अपनी उम्र से 2 साल 3 साल बड़े बच्चों के साथ में पढ़ा। वो पहले होता था ना कि जुलाई में स्कूल खुला है और अगर 4 साल का बच्चा हो गया तभी उसका एडमिशन होगा। इत्तेफाक से मेरे को वो कम पढ़ रहे थे कुछ महीने, तो मेरा एडमिशन वो जुलाई में जन्म दिखा करके किया गया। तो मुझको अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी क्लास मिली और मेरी मित्रता जो हुई, वो लड़का गांव से पढ़ करके आया था। तो गांव में थोड़ा सा उम्र की जो रजिस्टर में दर्ज किया जाता है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बड़े उम्र के लोगों से दोस्ती होने पर वो जिस तरह का घटनाक्रम रहा और समय से पहले उन चीज़ों का ज्ञान हुआ जो नहीं होना चाहिए बच्चे को, उसका बोझ मन पे बहुत दिनों तक रहा कि बहुत गिल्टी फील करता था कि ये जानना ही अपराध है। लेकिन जब अच्छा खासा मेरा जीवन बीत गया, नौकरी वोकरी भी मैंने कर ली, रिटायर भी हो गया, तो मैंने कहा नहीं, अगर वो गड़बड़ होता तो मैं यहाँ नहीं होता, किसी जेल वेल में होता। तो मुझे भरोसा आ गया कि नहीं, वो मेरे फाउंडेशन का स्टोन था जिसने मुझको ऐसा बना दिया कि जिस भी परिस्थिति में गए मैं वहाँ पर लगभग कामयाब रहा। सर यूँ तो ये चंद लम्हे साहित्य चर्चा के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी आजकल लिख रही है, साहित्य के जगत में, साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम करना चाहती है, आप उन्हें 2 पंक्तियों में क्या सुझाव, क्या मशवरा देना चाहेंगे? उतना ही लिखें जो खुद को भी ना चुभे, पढ़ने वाले को भी ना चुभे। अक्सर हम लिख देते हैं लेकिन वो चुभता ज़्यादा है, यानी खुशी के लिए लिखें। उसकी अंतिम परिणति हमारे लेखन की आनंद में होना चाहिए, पाठक के लिए भी और स्वयं के लिए भी। स्वयं के लिए भी, स्वयं को भी संतोष हो कि हमने ये सुख दिया इस लेखन से। क्योंकि हर व्यक्ति आत्मगुरु होता है, जब तक वो खुद नहीं चाहता कभी सही रास्ते पे नहीं चल सकता, कोई किसी को सही रास्ते पे नहीं चला सकता। आत्मज्ञान ही उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम साहित्य चर्चा का हिस्सा बने, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। ये थे वरिष्ठ साहित्यकार SK शुक्ला जी। और भूलिएगा नहीं उनके सुझाव को कि उतना ही लिखें जो ना खुद को चुभे ना सामने वाले को, उतना ही लिखें जो आपको उतना ही संतोष दे जितना कि सामने वाले को उतना ही आनंद दे। आशा है आपको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं साहित्य चर्चा की अगली कड़ी में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।